गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो अगर आपके पेपर आने वाले हैं और आप रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पहले आ चुके एग्जाम के अंदर या फ्यूचर में आने के चांसेस हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। हर चैप्टर में से कुछ एक और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की और पूरा का पूरा आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस इन एमसीक्यूज में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट पर मंथ, कि कितना टारगेट था, 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना था एक महीने के अंदर। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर था कंपनी का, हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर। तो देखो, जो प्रोडक्शन मैनेजर को डबल शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि पावर फेलियर बहुत ज्यादा हो रहे थे। दिस लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ द टारगेट ऑफ प्यूरिफायर एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो प्यूरिफायर बन रहे थे ना, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। तो इन योर ओपिनियन व्हाट इज लैकिंग इन मैनेजमेंट, किस चीज की कमी थी मैनेजमेंट के अंदर? देखो, ध्यान से देखना है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद आंसर दीजिए, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 12,000 यूनिट पर मंथ बनाने थे, लेकिन पावर फेलियर की वजह से डबल शिफ्ट मैनेजर को काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि वो इफेक्टिव तो है लेकिन मिस किसको कर रहा है? वो मिस कर रहा है एफिशिएंसी को। तो व्हाट इज द आंसर? देखो, कोऑपरेशन किसी प्रकार की मिस नहीं की गई, इफेक्टिवनेस किसी तरीके की मिस नहीं की गई, प्लानिंग किसी की तरीके की मिस नहीं की गई। किसको मिस किया गया है? एफिशिएंसी को। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी एफिशिएंसी। की भाई वो इफेक्टिव तो है, लेकिन क्या चीज मिस की है उसने? एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। इफेक्टिव क्या होता है? काम को टाइम पर पूरा करना, और एफिशिएंसी क्या होती है? कम से कम रिसोर्सेज के अंदर पूरा करना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब जो टेल्को लिमिटेड कंपनी है वो किसको मैन्युफैक्चर करती है? फाइल फोल्डर को मैन्युफैक्चर करती है पुराने क्लोथ से, ठीक है, ताकि प्लास्टिक को डिस्करेज किया जा सके। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। आसपास के लोगों से उन्होंने क्या कर लिया? लोगों को हायर कर लिया, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्या है? कम है। एन एम्प्लॉय हरीश डिजाइन्ड अ प्लान, उसने एक प्लान तैयार किया उनके एम्प्लॉय ने, फॉर कॉस्ट रिडक्शन, बट इट वॉज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको वेलकम नहीं किया। Another employee gave some suggestion for improvement in design, but it was not appreciated by, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर जो था वो किसी की सुनने की तैयार नहीं था। चाहे वो आसपास के गांव से लोगों को चुन उठा रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी को भी चुनने की बात नहीं कर रहे थे। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव। देखो, क्या इक्वालिटी की बात की गई? नहीं। क्या किसी ऑर्डर की बात की गई कि कोई चीजें ऑर्डर में लगा रखी है? नहीं। देखो, इसमें किसकी बात की गई? इसमें बात की गई है इनिशिएटिव, और ये प्रिंसिपल इसमें क्या है? मिसिंग है। क्योंकि जो इंप्लॉइज है, अगर उनमें इनिशिएटिव नहीं पैदा किया जाएगा, उनके आइडियाज को वेलकम नहीं किया जाएगा, तो इससे वो डीमोटिवेट होंगे और कंपनी के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जिसमें हम इनिशिएट करते हैं किनको? इंप्लॉइज को, सुबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर, कि वो आए अपने आइडियाज दें जिसके उनको भी लगे कि वो भी क्या है, कंपनी के लिए वैल्यूएबल है। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो इस बात को मान नहीं रहा। तो आंसर इसमें क्या है? इनिशिएटिव। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कारविल लिमिटेड बिलीव्स फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस नॉट बाय इंट्यूशन और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो, नाम से आपको पता चल रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करना, साइंटिफिक एनालिसिस करना है किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल जो है, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? देखो, ये आपको हमें पता है कि टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, और टेलर ने हमें 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहला कौन सा था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें वो क्या बोलता था कि भाई हर चीज का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड मत अपनाओ, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम ज्यादा लगेगी और आपके पास आगे फ्यूचर में फायदा भी नहीं होगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इसका क्या है? आंसर है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में वो क्या बोलता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोलता है कि हर डिपार्टमेंट आपस में मिलकर क्या करे? काम करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, जिससे अच्छा काम चलेगा। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल में क्या बोलता है कि डिपार्टमेंट के जो अंदर अगर कोई सुबॉर्डिनेट सुपीरियर को कोई बात कहना चाहता है तो सुपीरियर उसको वेलकम करे, इंडिविजुअलिज्म मत करे, आई ना हो, वही हो, ठीक है ना। ये मत हो कि उसके आइडिया को डिसरिगार्ड किया जाए।
उसकी बात भी सुनी जाए। तो ये इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा क्या करता है, मिलता जुलता प्रिंसिपल है ये। ठीक है, कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हेनरी फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल से मैच करता है, तो इट इज एन इनिशिएटिव। और एक है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हर व्यक्ति को उसके प्रॉपर एफिशिएंसी के हिसाब से इतना ज्यादा डेवलप कर दिया जाए ताकि वो काम को आसानी से कर सके। तो ये सारे प्रिंसिपल किसने दिए थे, ये दिए थे टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991, देखो 1991 के अंदर इंडियन इकोनॉमी को ओपन भी कर दिया गया था, लेकिन फॉरेन कंपनीज परमिट फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया व्हिच क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन it. Identify the dimension of business found it extremely difficult to cut through the bureaucrat red tape to get business, which leads to creation of the negative impact on business. देखो कहने की बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई इंडियन इकोनॉमी को ओपन भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी फॉरेन कंपनीज जो है ना उनको परेशान किया जाता था, ब्यूरोक्रेट टेपिज्म बहुत ज्यादा था, मतलब लाल फीताशाही, यानी कि जो ऑफिसर्स थे वो उनको इजीली बिजनेस करने से नहीं रोकते थे, उनको इजीली बिजनेस नहीं करने दिया रहा था। देखो 1991 के बाद क्या हुआ था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी, तो जो भी बाहर की कंपनी आती थी उनको इतने आसानी से काम करने नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। तो ये किस, तो विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट, जो देखो इससे क्या हो रहा था, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था बिजनेस के ऊपर। तो ये किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट की ये बात कर रहे हैं जिसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। देखो क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या सोशल सोसाइटिकल है, नहीं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल, देखो जितनी पॉलिटिकल विल अच्छी होगी ना उतना ज्यादा बाहर के लोग इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई लीगल तो था नहीं, क्योंकि रेड टेपिज्म लीगल के अंदर तो आ नहीं रहा, इकोनॉमिकल भी नहीं था, कोई पैसे से रिगार्डिंग भी नहीं था, और सोसाइटी के रिगार्डिंग भी नहीं था कोई। तो मेन क्या था इसके अंदर, पॉलिटिकल, यानी कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ना रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब जो ऑफिसर्स थे वो जल्दी से उनको काम नहीं करने दे रहे थे, उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो इससे उनको नुकसान हो रहा था। तो ये अगर एक पॉलिटिकल विल अच्छी होती है हमारे देश की, तो वो बहुत इजीली काम करते हैं हमारे देश के अंदर आके, और हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व होता है या देश के अंदर इंप्लॉयमेंट होती थी वो ज्यादा क्रिएट की जाती थी। तो कौन सा इन्वायरमेंट जो था वो लैक किया इसके अंदर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसीडर द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो मेन पॉइंट डिसीजन मेकिंग कहाँ की जाती है, प्लानिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्या सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, जिसमें अजम्पशंस की जाती हैं कुछ कि कैसे कैसे काम हो सकता है। फिर क्या किया जाता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, ठीक है ना, लिस्ट किया जाता है। फिर उनमें से एक इवेल्युएशन की जाती है, इवेल्युएशन करने के बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन की जाती है। तो रियल पॉइंट कौन सा होगा डिसीजन मेकिंग का, इट विल बी अ सिलेक्शन, कि जब आप सारे अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव बेस्ट को चुन लेते हो, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ प्लानिंग। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर। देखो ध्यान से देखना इसको, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क को मैनेजेबल एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड, काम को बांट देते हैं, और जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती है ना उनको क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, क्या इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन तो जोड़ना होता है कि सभी डिपार्टमेंट मिलकर अच्छे से काम करें। क्या इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, नहीं, वो तो वो होती है फॉर्मल इनफॉर्मल, किस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, स्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप काम को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दो, और जो उस डिपार्टमेंट के अंदर चीजें आती हैं उनको सबको ग्रुप कर दो, ताकि एक हेड की ड्यूटी आप लगा सको। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश इंश्योर दैट हेड ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स in the organization are responsible for profit and loss of their unit and have authority over it। देखो क्या इंश्योर करता है कि जो सेपरेट बिजनेस यूनिट, देखो बिजनेस यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस की बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स हैं, पेट्रोलियम यूनिट है, ठीक है ना, उनकी रिटेल यूनिट है उनकी, ठीक है ना, तो और जियो की यूनिट है उनकी, तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है ना, और जो उनके हेड्स हैं वो उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, क्या इसकी बात की जा रही है, नहीं। क्या कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर, किसी फंक्शनल मतलब क्या हो गया, मार्केटिंग में डिपार्टमेंट,
ठीक है ना, या सेल्स डिपार्टमेंट, क्या एक डिपार्टमेंट लेवल की बात की जा रही है? नहीं, तो इट इज कॉल्ड अ डिविजनल, डिवीजन की बात की जा रही है, एक पूरी यूनिट की बात की जा रही है। तो किसकी बात की जा रही है? ये डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या कंपनी गेट एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी। कि कंपनी है, उसके पास लगातार एप्लीकेशंस आ रही हैं, अभी उसने वैकेंसी भी डिक्लेयर नहीं की। However, as and when the vacancy arise, the company make use of such application। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी वैकेंसी निकलेगी वो इन एप्लीकेशंस को चुन लेंगे। तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? देखो, दो टाइप के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है ना, इंटरनल में कंपनी प्रमोशन और ट्रांसफर के थ्रू चुन लेती है, और एक्सटर्नल में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें कैंपस सिलेक्शन, कैजुअल कॉलर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये की जाती है। तो क्या ये कैंपस सिलेक्शन है? नहीं, ये क्या है? कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? जिनके ऑलरेडी रिज्यूम्स कंपनी के पास आ चुके हैं, जब कंपनी को वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी कंपनी उनको कॉल कर कर बुला लेगी। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब डायरेक्टली गेट के ऊपर लगा दिया जाता है कंपनी के कि भाई इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या बड़ी बड़ी प्लेसमेंट एजेंसीज, तो ये इसमें से ये कुछ भी नहीं है, आंसर विल बी कैजुअल कॉलर। देखो, XYZ कंपनी ऑफर इट्स डायरेक्टर certain benefits such as car, housing, medical facilities apart from basic salary। ठीक है, तो नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड हियर बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, बेसिक सैलरी के अलावा। तो कौन सा इंसेंटिव है? देखो, क्या स्टॉक दिए जा रहे हैं? नहीं। क्या बोनस दिया जा रहा है? क्या उनकी जॉब की पोजीशन बढ़ाई जा रही है, जॉब इनरिचमेंट? नहीं। तो आंसर विल बी परक्विसिट्स। परक्विसिट मतलब वो एक्स्ट्रा चीजें जो मैनेजर को दी जाती हैं उसकी सैलरी के साथ। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल चैनल इज। कौन सा कम्युनिकेशन चैनल इनफॉर्मल चैनल के थ्रू बनता है? हॉरिजॉन्टल नहीं, ये भी फॉर्मल का टाइप है, फॉर्मल नहीं, वर्टिकल नहीं। इट विल बी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है? जब कोई भी मैनेजर या कोई भी वर्कर किसी भी मैनेजर के साथ जाके इनफॉर्मली बातचीत कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जब सेम टाइप के वर्कर आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? बातचीत कर लेते हैं, फॉर्मल जो ऑफिशियल लेवल के ऊपर बातचीत होती है। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि महिमा जैन इज द सीनियर मैनेजर इन द एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कोडस लिमिटेड। कि महिमा जैन क्या है? एक सीनियर मैनेजर है एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। She regularly prepare performance report of her subordinates as a part of the appraisal। वो लगातार क्या करती है? अपने subordinates की performance report क्या करती है? तैयार करती है। तो identify the step of the controlling process performed by here। देखो, क्या किया जा रहा है? क्या गलतियां निकाली जा रही हैं? या she regularly prepare performance report of her subordinate as a part of the appraisal। मतलब वो रेगुलरली अपने subordinates की परफॉर्मेंस को मेजर करती है, ताकि वो उनको अप्रेजल मतलब क्या दे सके? अप्रेजल मतलब उनकी पोजीशन को बढ़ाया जा सके। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस को अगर हम याद करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, और फिर डेविएशन निकाली जाती है और करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे? यस, वो गलतियां नहीं निकाल रहे, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। इसके आंसर विल बी बी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भारती लिमिटेड इज अ लीडिंग मोबाइल कंपनी। इट इज प्लानिंग टू एक्वायर क्वीन लिमिटेड, its close competitor, business worth rupees 1000 crore। which financial decision involved in it? देखो, कौन सा डिसीजन है? नाम से पता चल रहा है, इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। पैसा कहां से आएगा? दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। और जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको कैसे बांटना है? दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रेज 500 crores to fulfill its expansion plan by issue of equity shares। देखो, इक्विटी शेयर इशू करके 500 करोड़ रुपए एबीसी लिमिटेड कंपनी को चाहिए। तो आइडेंटिफाई द मार्केट जहां पर वो जाएंगे पैसा लेने के लिए। क्या प्राइमरी में जाएंगे या सेकेंडरी में जाएंगे? देखो, आंसर विल बी सेकेंडरी मार्केट। कहां जाएंगे वो? सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाएंगे। और देखो, इक्विटी शेयर्स इशू करने नहीं, सॉरी, वो जाएंगे कहां? प्राइमरी मार्केट के अंदर। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी जो शेयर बिक चुके होते हैं ना,
उन्हीं को ही खरीदा बेचा जाता है, तो उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टॉक मार्केट भी बोल देते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मार्केट होती है, ठीक है ना, देखो दो टाइप की मार्केट होती है हमारे पास, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है हमारे पास दूसरी कौन सी होती है? कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। अब मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग की जाती है, और कैपिटल मार्केट में किसकी डील की जाती है? लॉन्ग टर्म फंड्स की, जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। और कैपिटल मार्केट में आगे दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट, जहां पर नए शेयर्स को अगर कंपनी को चाहिए तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, जहां पर कंपनी को नया पैसा चाहिए ना शेयर्स या डिबेंचर के रूप में, तो कंपनी जाती है प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर्स को इशू करने के लिए। और सेकेंडरी में क्या होता है? जब ऑलरेडी शेयर्स जो कंपनी ने बेच दिए हैं वो आपस में लोग परचेज करते हैं, जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, तो वहां पर कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता, वहां पर लोग शेयर्स परचेज या खरीदते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राइमरी मार्केट की, अगर आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं नए के लिए। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोहित इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एबीसी लिमिटेड. During the course of meeting with director, he came to know that as against the previous year, this year company is going to declare a handsome dividend offer. ठीक है ना? It is observed that when such news become public, then the share market jumps up. Considering it, Mohit purchased large number of company shares before this news reached to public. तो identify the type of malpractice. देखो क्या हुआ, मोहित चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जैसे उसको पता चला कि कंपनी ने डिविडेंड लेना है, उसने बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए। तो ये तो क्या बात होगी? ये बात होगी इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब उसको पता होने के बाद, कंपनी के ऑफिशियल्स को बात पता थी, उसके बाद उसने शेयर्स परचेज किए, तो ये तो स्टॉक को मैनिपुलेशन करने की बात होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और प्राइस रिगिंग क्या होते हैं? जब कम शेयर का प्राइस ज्यादा करके दिखाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस रिगिंग। तो आंसर विल बी इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रमन बोट अ रूम हीटर ऑफ अ रेप्यूटेड ब्रांड ऑफ ₹1500, बट इट कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल इट वाज बीइंग यूज्ड। क्या हुआ? उसने एक 1500 रुपए का अच्छे ब्रांड से हीटर खरीदा, लेकिन जैसे उसने चलाया उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो रमन एक राइट को एक्सरसाइज करना चाहता है। किस राइट को यूज करेगा? वो करेगा राइट टू सीक रिड्रेसल, क्योंकि अब उसको कंपनी से कंपनसेशन चाहिए। लास्ट हमारे पास क्या है कि if a manufacturer achieve a breakthrough by developing a car engine which can run both petrol and diesel, and this news is covered by television or radio or newspaper in the form of news item, it will be termed as। देखो क्या हुआ कि अगर एक मैन्युफैक्चरर एक ऐसा कार इंजन बनाए जो पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर चल सकता है, और उस न्यूज को कौन कवर कर रहा है? रेडियो न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्री की पब्लिसिटी। देखो उसने कोई प्रमोशन नहीं किया, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी उसका काम क्या हो रहा है? न्यूज के अंदर उसकी जो बात है वो प्रॉपर्ली चल रही है, और कंपनी जो न्यूज चैनल है वो खुद कर रहे हैं, कंपनी को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिसिटी बोलते हैं। चलो तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पिछली बार पेपर के अंदर भी आ चुके हैं, और इनमें से भी कुछ के चांसेस है तो फ्यूचर में पेपर में आ भी सकते हैं। थैंक यू।